अच्छा हो जाएगा सर, धीरे धीरे आदत हो जाएगा। स्टार्ट हो गया है, चलो आ जाओ। शर्मा क्यों रहे हो? आपको फ्री में देख लेगा तुमको, इसलिए। प्यारा बच्चा है बहुत। चलिए अभी सबको हो गया। चलिए तो आपका सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है आपका? टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इसमें एक और चीज़ एक्स्ट्रा एडेड है, उसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो 2024 के लिए बीएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट माना जाएगा। सबसे फर्स्ट है क्वेश्चन, चलिए सॉल्व कीजिए, बताइए कौन सा सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड? वोल्ट पर मीटर, ऑप्शन नंबर 4। कैसे? क्योंकि E इज इक्वल टू कितना होता है? माइनस dV अपॉन dr, ये ना होता है। पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट में और डिस्टेंस को मीटर में, इसलिए क्या हो गया? वोल्ट बाई मीटर। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस? यूनिट ऑफ परमिटिविटी फ्री स्पेस कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। क्या चीज? कूलम स्क्वायर पर। क्या इसका वैल्यू बता सकते हैं आप? कितना? कोई एक आदमी बताए। 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम लोग यूनिट इसका वैल्यू कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। सही है ना क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? बताइए, सॉल्व कीजिए इसको, कौन सा सही है इसका? सॉल्व कीजिए, आपके पास समय है, भरपूर समय दे रहे हैं, बनाइए, 1 मिनट का समय है। कौन सा ऑप्शन? बी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसमें लास्ट ऑप्शन में देख लीजिएगा एक बार, ए एंड बी भी दिया हुआ है। जब इस तरह के क्वेश्चन हो तो हमेशा ऑप्शन को देखना पड़ेगा। बी, चलिए इनका कहना है कि बी है, लेकिन हम देखते हैं क्वेश्चन को पहले बनाकर। ठीक है, क्या बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? क्या होता है फॉर्मूला बताओ तो? फाई बराबर ई डॉट डेल्टा एस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का होता है वोल्ट बाई मीटर, ये ना होता है, और डेल्टा एस एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया? वोल्ट इंटू मीटर। इसका मतलब फ्लक्स का यूनिट वोल्ट इंटू मीटर क्या है? सही है। अच्छा, एक और यूनिट होता है इसका, तो फ्लक्स बराबर कितना होता है? ई डॉट डेल्टा एस, और ई बराबर कितना होता है? एफ बाई क्यू आई इंटू डेल्टा एस। तो फोर्स का डायमेंशन, फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का कूलम, और एरिया का मीटर स्क्वायर। क्या आ गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो एक यूनिट फ्लक्स का ये भी हो सकता है, और एक यूनिट फ्लक्स का वोल्ट मीटर भी हो सकता है। देखिए दोनों ऑप्शन है क्या? कौन कौन? वोल्ट मीटर भी सही है और बी भी सही है, दोनों सही है। मतलब कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए एंड बी इज करेक्ट, मतलब ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया? वो जो फॉर्मूला हम लोग लिख रहे थे, ई बराबर एफ बाई क्यू, है किसका फॉर्मूला? इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसके आगे नेक्स्ट देखिए कौन सा है? कूलम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस गिवन बाई। दो चार्ज के बीच का कूलम फोर्स कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए। श्योर है ना? लॉक कर दें? ऑप्शन नंबर ए, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कूलम्स लॉ। अगर दो चार्ज Q1 और Q2 दो चार्ज हो, कितना डिस्टेंस हो? आर डिस्टेंस, तो फोर्स प्रोपोर्शनल होता है कितना? प्रोडक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसको कंबाइन करेंगे कितना हो जाएगा? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत है ना? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सब। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज? कूलम पर मीटर। चलिए बोला लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, पहले आपका आंसर मान लेते हैं कूलम पर मीटर। आपके अनुसार यही ना है? चलिए तो लीनियर डेंसिटी को लिखते हैं क्या चीज से? लेमडा। लेमडा जी क्या होता है? चार्ज बाई लेंथ। ठीक है, तो चार्ज का क्या चीज? कूलम, और लेंथ का कौन सा सही? कूलम पर मीटर। इसका मतलब बी क्या था? परफेक्ट था। ठीक है, एकदम सही बोल रहा है। वॉल्यूम डेंसिटी बताओ।
कूलम पर मीटर क्यूब, मतलब कौन सा, बी। ठीक है, कैसे निकालते हैं इसको बताओ। रो इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम ना, कितना कूलम, वॉल्यूम का कूलम पर मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सर। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन से पहले आंसर ना, वेरी गुड। तो क्या है कि भाई इसको लिखते हैं क्या जैसे हम लोग सिग्मा से, क्या होता है ये, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, चार्ज का कूलम, एरिया का क्या गया कूलम बाई मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अभी जो तीनों बनाया उसका बी आंसर आया है। चलो ठीक है, क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैल्यू परमिटिविटी ऑफ वैल्यू। ऑप्शन नंबर सी। रिलैक्स होके आराम से सॉल्व कीजिए, ठीक है, हड़बड़ाइए नहीं, हड़बड़ाइले तक गेले बउआ। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसका वैल्यू एग्जैक्टली पहले से मालूम है, कितना होता है 8.854 × 10 के पावर। सही है, वेरी गुड। इसके आगे क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो ए बिना सॉल्व किए हुए पता है पहले से। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, एफ बाई क्यू, ये ना होता है। फोर्स का डायमेंशन ml की पावर -2, चार्ज की डायमेंशन at। सही है क्या, कितना हो जाएगा ml की पावर -2, a की पावर -1, t की पावर -1। तो फाइनल आंसर कितना होगा इसका, ml की पावर -2 और -1 कितना होगा -3, a की पावर, कौन सा ऑप्शन, ए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसके आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कौन सा, सी। एक्चुअली में क्या है ये, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या होता है इसका फॉर्मूला, Q इंटू बराबर क्या, तो चार्ज का डायमेंशन at और लेंथ का डायमेंशन L T A। कोई दिक्कत, क्या बंद किया अभी हम, बोलो हम क्या है। अच्छा, आप उस रूम में जाके बोलिए थोड़ा बंद करेंगे, वो सर को बोलिए थोड़ा फैन बंद करेंगे, बोल दीजिए। कंजर्वेटिव होता है, क्या होता है। अच्छा, किसी भी तरह के फील्ड को या कोई चीज़ कंजर्वेटिव कब बोलते हैं, एक्चुअली में दो, अगर कोई कंडीशन पे डिपेंड करता हो, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे, अगर कोई क्वांटिटी इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता हो, वो अपने पाथ पर डिपेंड नहीं करता हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव। क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव। किसी लूप के लिए उसका फाइनल वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। तो आंसर क्या होगा इसका, कंजर्वेटिव। सेकेंड क्या बोला, 1 स्टैट कूलम, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। 1 स्टैट कूलम बराबर कितना, ऑप्शन नंबर, सोच के आंसर दीजिए, याद है। चलिए, तो 1 कूलम बराबर कितना होता है, 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। ठीक है, यही ना होता है। तो 1 कूलम इज इक्वल टू इतना होता है, तो 1 स्टैट कूलम कितना होगा, 1 स्टैट कूलम कितना होगा, ये डिवाइड में जाएगा, 1/3 × 10⁻⁹ कितना, इतना कूलम है किसी ऑप्शन में, कौन सा, सी या डी, तो आप कौन सा बोल रहे थे, यही बोल रहे थे। अच्छा, जो सही है वही बोल रहे थे। चलो ठीक है। क्या बोला कि व्हेन ए बॉडी इज चार्ज देन इट्स मास इंक्रीजेस डिक्रीजेस सेम और मे इंक्रीज डिक्रीज। क्या होगा, इंक्रीज, श्योर है, इंक्रीज या डिक्रीज, क्या होगा, इंक्रीज होगा। देखिए इसका फाइनल आंसर होगा मे इंक्रीज और डिक्रीज।
क्योंकि कोई बॉडी चार्ज होता है तो दो तरह से चार्ज हो सकता है, एक तो निगेटिवली चार्ज हो सकता है और नहीं तो पॉजिटिवली चार्ज। जब वो निगेटिवली चार्ज होगा तो उसका मास बढ़ जाएगा, जब वो पॉजिटिवली चार्ज होगा तो उसका मास घट जाएगा। आ रहा है समझ में या नहीं? कोई दिक्कत? चलिए, अरे कोई चीज़ अगर पॉजिटिव चार्ज होगा इसका क्या मतलब है? उस पर से इलेक्ट्रॉन गया है या आया है? वहाँ से उसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया? लूज किया। वो दे दिया तो प्लस में और आ गया तो माइनस में, ये ना। मैंने टेस्ट चार्ज इतना, फोर्स इतना और फील्ड इतना, तो कौन सा सही होगा? कौन सा? ए, E = F/Q0। ये एक बेसिक फार्मूला है क्या? चलो नेक्स्ट। कौन सा? इक्विपोटेंशियल सरफेस। द सरफेस वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका डेफिनेशन ही होता है ये। चलो नेक्स्ट। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर कितना? 0। इसका हम एक्सपेरिमेंट भी करेंगे हम लोग कि देखेंगे कि उसके अंदर चार्ज 0 होता है कि नहीं होता। फिलहाल क्वेश्चन मिला है तो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, एग्जाम में आएगा इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके ऑप्शन में थोड़ा चेंज करना है हमको, इसके ऑप्शन में हमको चेंज करना है। ज़्यादा ऑप्शन चेंज करना है, तो ये ऑप्शन गलती लिखा गया है। क्या बोला कि 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी 9 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज। मान लीजिए 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड और 9 माइक्रोफैराड, ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। तब सॉल्व करके बताइए कितना होगा। क्या होगा? 3 माइक्रोफैराड। चलिए, क्या बोला है क्वेश्चन? 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी 9 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो 3 कैपेसिटर है भाई और तीनों को क्या कनेक्ट किया? सीरीज में। कितना? 9 माइक्रोफैराड, 9 माइक्रोफैराड और 9। तो सीरीज का नियम जानते हैं ना? 1/9 + 1/9 + 1/9 कितना? 3/9, दैट मीन्स कितना? 1/3। 1 बाई इक्विवेलेंट इतना हो गया, दैट मीन्स C बराबर कितना? 3 माइक्रोफैराड। कौन सा सही? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़े। आप समझ में आ गया ये सबको? गर्मी भी लग रहा है। क्या बोला? ये क्वेश्चन बनाइए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या बोला क्वेश्चन में कि 2 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटी 2 माइक्रोफैराड एंड 4 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज। पहले तो क्या बोला कि एक कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैराड का और एक कैपेसिटर है 4 माइक्रोफैराड का, दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1200 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट। और इसके साथ कनेक्ट किया कितना? 1200 वोल्ट। काफ़ी खतरनाक कनेक्ट किया इसमें, 1200 वोल्ट। देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 माइक्रोफैराड। तो पूछता है कि इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा। सीरीज में तो सबका वोल्टेज अलग अलग होगा ना, तो कितना होगा इसका वोल्टेज, यही कैलकुलेट करना है। बनेगा? ट्राई करो, कोशिश करो सॉल्व करने का। चलिए हम सॉल्व करके दिखाएं हम, ताकि इसको आप सॉल्व करेंगे तो हो सकता है टाइम ज़्यादा लग जाए। चलिए हम सॉल्व करते हैं। 2 माइक्रोफैराड और कितना है? 4, दोनों सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितना होगा? 2 × 4/2 + 4, ये ना शॉर्टकट होता है C1 × C2/C1 + C2। कितना होगा? 8/6, मतलब कितना? 4/3 माइक्रोफैराड। ये क्या हो गया? इक्विवेलेंट कैपेसिटी, ठीक है। अब देखिए, हम लोग को एक चीज़ पता होता है, क्या पता रहता है? किस हला नहीं करिए, Q = कितना होता है? C × V, यही ना होता है। तो अपने को बोला कि अगर अपने चार्ज पता कर लें, क्या पता कर लें? चार्ज पता कर लें, तो कितना चार्ज होगा इसका? तो C टोटल कैपेसिटेंस कितना है? 4/3 माइक्रोफैराड और पोटेंशियल कितना है? 1200 वोल्ट का, सही है। चलिए अब गुना करेंगे तो ये 3 से कितना होगा? ये 400, नहीं कितना होगा? 1600, 1600, और ये माइक्रो में है तो माइक्रो, और चार्ज है तो क्या होगा? फैराड × वोल्ट बराबर होता है कूलम। चार्ज है तो कूलम ही आएगा ना, ठीक है। तो इस प्रकार टोटल चार्ज जो होगा कितना होगा? 1600 माइक्रो कूलम। अब क्या करोगे? क्या बोला? किसके क्रॉस निकालने के लिए? 2 माइक्रोफैराड के लिए। तो हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं कि Q = होता है C × V। तो अब क्या करोगे? किसके अबाउट बोला? 2 माइक्रोफैराड वाले के बाद पोटेंशियल, तो V बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से? Q/C। तो चार्ज कितना है?
1600 माइक्रो कूलम बाई कैपेसिटेंस। तो 2 माइक्रो फैराड के अबाउट करना है, तो 2 माइक्रो फैराड। क्या करोगे आप बताओ? 2 से कटेगा कितना? 800 कूलम बाई फैराड कितना हो गया? वोल्ट। 800 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन? बी ना? ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। कोई दिक्कत समझ में आ गया? तो सबसे पहले क्या करें? पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालेंगे, और जब इक्विवेलेंट निकल जाएगा तो चार्ज कैलकुलेट करेंगे, और चार्ज कैलकुलेट करने के बाद पोटेंशियल डायरेक्ट निकाल लेंगे जिस कैपेसिटर। अच्छा, यही सवाल में आपको बोलते हैं कि निकालना है पोटेंशियल अबाउट 4 माइक्रोफैराड, तब कितना होता? 400 वोल्ट। तब कौन सा ऑप्शन सही होता? ए। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या होगा? इंक्रीज। क्वेश्चन है कि इफ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देन वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। मतलब अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उस बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया जाए तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ेगा या फिर घटेगा? तो जब अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला जाता है तब उसका जो कैपेसिटेंस होता है कितना होता है? के टाइम्स ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। मतलब जो फाइनल वैल्यू है कैपेसिटेंस का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, उसका कितना गुना हो जाता है? के। तो ऑब्वियस सी बात है, मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या होगा? इंक्रीज करेगा। कौन सही है? आया समझ में? चलो नेक्स्ट इसको बताओ। कितना होता है इसका? इनफाइनाइट। कितना होता है? इनफाइनाइट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेटल इज इनफाइनाइट। इसके बारे में एक छोटा सा नोट है, इस नोट को देखिए। क्या बोला कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आपको ग्रुप में भी एक भेजे सुनो, ठीक है ना? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सब्सटेंस में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ सब्सटेंस टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। पढ़ा है ना कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं कि बराबर क्या चीज़? परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम बाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल इज इनफाइनाइट एंड द क्यों ऐसा होता है? क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, 0 से डिवाइड करेंगे, फाइनल विल बी इनफाइनाइट। क्या चीज? कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? एप्सिलॉन आर इक्वल टू कितना होता है? एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट एन होता है। तो फिर छोटा बात में क्यों कंफ्यूज है? क्या बोला इसमें? डेफिनेशन पढ़ो। परमिटिविटी ऑफ सब्सटेंस टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सब्सटेंस मतलब उस मीडियम का, अब भाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, बनाओ, इसको सॉल्व करो। कौन सा सही है? सॉल्व हो गया था जल्दी? बहुत फास्ट हो यार। क्या बोला? 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी सी आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो भाई 3 कैपेसिटर हैं और तीनों ही कनेक्ट किए गए हैं सीरीज में। सी है तीनों। ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितना होगा? एन क्वेश्चन है, तो सी इक्विवेलेंट जब सीरीज में होगा तो क्या होगा? एन बाई सी बाई एन लिखते हैं ना, एन बाई सी बाई। तो कितना होगा? सी का वैल्यू कितना है? सी बाई कितना हो जाएगा? 3। या ऐसे भी आप लिख सकते थे, एक और प्रोसेस है कि 1/c इक्वल कितना? 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c कितना? 3/c। तो 1/c इज इक्वल टू 3/c। तो c बराबर कितना होता? c/3। आंसर समझ में आया? कौन सा? c/3। इसका बहुत लोग गलती से जल्दी हड़बड़ा के कौन सा टिक कर सकता है? बी। कभी नहीं करिएगा वैसा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन देख के हंसी आता है कि इतना बार एग्जाम्स में पूछा गया है और हम क्लास में भी उतना ही बार कराए, क्योंकि इसका आंसर ही याद रहता है हमेशा। कितना आंसर होता है इसका? चलिए, ये तो आंसर पहले बताया, लेकिन बनेगा कैसे थोड़ा इसको भी देख लेते हैं एक बार। चलिए, एक बार यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा अपना, फिर जितना बार मन करेगा देखते रहिएगा। क्या बोला? 64 आइडेंटिकल ड्रॉप। 64 आइडेंटिकल ड्रॉप। ईच ऑफ कैपेसिटी कितना? 5 माइक्रो फैराड। ए आर कनेक्ट कंबाइन टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप। ये नहीं बोला कि 64 स्मॉल ड्रॉप को कनेक्ट किया। तो एक ड्रॉप मतलब एक स्फेरिकल ड्रॉप होता है। इसका वॉल्यूम कितना? 4/3। 64 को का वॉल्यूम मिला के एक बड़ा सा ड्रॉप बनाया गया। तो मान लेते हैं कि बड़े से ड्रॉप का रेडियस कितना है? r है। तो कितना हो जाएगा इसका वॉल्यूम? 4/3 पाई आर क्यों हो जाएगा? छोटे छोटे बहुत सारे, देखिए छोटे छोटे बहुत सारे ड्रॉप है, उससे मिला के बनाया गया क्या चीज़? एक बड़ा सा ड्रॉप। छोटा छोटा ड्रॉप 64 हुआ, इसलिए इसका वॉल्यूम 64 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या बोल सकते हैं अपन कि 64 आर क्यू। तो क्या लिख सकते हैं इसको? 4r की पावर 3 बराबर कितना? आर क्यू। इसीलिए आर इज इक्वल टू कितना हो गया? 4r। मतलब जो बड़ा वाला ड्रॉप बनेगा उसका जो रेडियस होगा वो छोटे वाले के रेडियस से कितना होगा? 4 गुना। इसीलिए कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर कितना होता है? 4πε0 इंटू आर एन होता है। तो कितना हो गया ये? 4πε0 और रेडियस कितना है इसका? 4r। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? 4πε0 r मल्टीप्लाइड बाई 4। तो क्या बोला कि स्मॉल कैपेसिटर की कैपेसिटी दी हुई है कितना? 5 माइक्रो फैराड। कहाँ है? यहाँ है। ठीक है, तो 4πε0 r को ही हम लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं। कितना दिया हुआ है? 5। तो क्या करोगे?
5 मल्टीप्लाइड बाई 4 बराबर कितना हो गया 20 माइक्रो फैराड। उसमें का स्विच बंद करवाइए ना। चलिए 20 माइक्रो फैराड है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है और कभी भी हम जो हमसे पढ़ेंगे तो उनका सॉल्व करेंगे ज़रूरत नहीं। चल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बताओ कौन सा ऑप्शन, सी या बी? सी फॉर कैट, वही ना। चलो सी बोल रहे हो, बी हो। अच्छा बी ना होगा, -19 होता है तो -19 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 मिनट और। इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो और रिलैक्सेशन टाइम टी हो तब ड्रिप वेलोसिटी कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए E/T/m। नेक्स्ट अगर मान लेते हैं क्या कि ई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो और वी ड्रिप वेलोसिटी हो तब मोबिलिटी क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। कैसे क्या होता है फार्मूला? म्यू इज इक्वल टू ड्रिप वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिप वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड ई फील्ड वी डी अपॉन ई। कौन सा ऑप्शन? बी। ये सब पढ़े हुए हैं ना? चलो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेस विथ, किसके साथ इंक्रीज करता है? इंक्रीज इन टेम्परेचर या डिक्रीज इन, इंक्रीज इन एरिया या इंक्रीज इन और कुछ? पहला बात तो ये हट गया ऑप्शन नंबर बी और डी, पहले ही कट गया क्योंकि इंक्रीज की बात ही नहीं है इसमें। तो कौन सा ऑप्शन बचता है? ए और डी। एरिया से चक्कर है नहीं, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए। टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टिविटी क्या होता है? इंक्रीज करता है। किसका? कंडक्टर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फार्मूला फॉर करंट डेंसिटी? सी। अच्छा J इज इक्वल टू, इसका डेफिनेशन ही होता है करंट डेंसिटी इज करंट अपॉन एरिया, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट कौन सा सही है इसका? I/A। नेक्स्ट किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। किसका है? पावर का। श्योर है ना सब? चलो ये एग्जाम में आएगा इस तरह का। और ऐसे क्वेश्चन क्या कह सकते हैं कि बहुत ही आसान वाला सवाल है। kWh होता है एनर्जी का कि पावर का? अरे रे एनर्जी का होता है। कितना होता है इसका वैल्यू? 3.6। 1 kWh 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितना? 3.6 × 10⁻6 जूल। और जूल में तो क्या होगा? एनर्जी होगा ना। हमको लगा आप लोग एनर्जी बोले हैं। क्या बोले? आप एनर्जी बोले हैं? सब पावर जोर से बोल दिया, एनर्जी सुनाई नहीं दिया है। अच्छा बहुत इंटेलिजेंट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन किरचॉफ सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बी। सही है ना? चलो नेक्स्ट फर्स्ट लॉ चार्ज पर बेस्ड होता है। देखिए इसे बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। किरचॉफ्स करंट लॉ किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। सेकंड लॉ किस पे बेस्ड है? एनर्जी पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा ट्रू है इसमें? ऑप्शन नंबर क्या बोला कि किरचॉफ्स करंट लॉ KCL ना, याद है? तो सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज 0। किरचॉफ्स करंट लॉ है ना। तो करंट है तो किसी एक जंक्शन पे टोटल करंट कितना होता है? 0 होता है। और किसी लूप में टोटल वोल्टेज जोड़ते हैं तो कितना होता है? 0। वो होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। आया समझ में? चलो नेक्स्ट देखो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए डिस्कस कर रहे थे। सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन अ लूप इज इक्वल टू 0। सुनिए इतना हड़बड़ा के आंसर नहीं देना चाहिए। पहले ऑप्शंस को हम लोग क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। क्योंकि आप मान लीजिए किसी एग्जाम में गए जिसमें आपको 60 मिनट में 120 क्वेश्चन बोला बनाने के लिए, तो आप अगर आसान क्वेश्चन तो आप क्या करेंगे? जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। ऐसा नहीं करना कि आपको एक ऑप्शन मिला बना लिया, नहीं, सारे ही ऑप्शन को पढ़िए और देखिए नहीं होगा तब जाके आप देखिए। आज मतलब क्लास लेना है तो लाइट भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। गजब है सिस्टम भाई। नेक्स्ट ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर मेटल के लिए टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज या डिक्रीज? मेटल का क्या होगा? इंक्रीज करेगा। और सेमीकंडक्टर्स का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका घटेगा। और इसका क्या होगा? हाँ इसका मेटल का इंक्रीज करेगा और सेमीकंडक्टर्स का क्या होगा? डिक्रीज करेगा। क्योंकि सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है? सेमीकंडक्टर्स में जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता है, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता है तो क्या होता है?
कंडक्टिविटी बढ़ता है, और जब कंडक्टिविटी बढ़ता है तो अपने आप रेजिस्टेंस क्या होगा, हाँ, लो हो जाएगा। है समझ में। लेकिन कंडक्टर्स में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने पर हीट ज़्यादा बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ना चालू हो जाएगा। आए समझ में, समझ में आया कि नहीं, डाउट है? चलो नेक्स्ट, व्हीटस्टोन ब्रिज किस चीज़ को कंपेयर करता है? आराम से बनाइए, हड़बड़ाइए नहीं, सोचिए कि रेजिस्टेंस को या पावर को या करंट को या पोटेंशियल को किसको कंपेयर करता है? ऑप्शन डी को भी देखिए ध्यान से। तो एक्चुअली में रेजिस्टेंस को ही कंपेयर करता है, हम कंफ्यूज कर रहे थे। एक्चुअली में क्या होता है उसकी कंडीशन कि 4 रेजिस्टेंस रहता है इस तरह से कनेक्टेड ना, सही है, ऐसे लिखते हैं ना, R1 R2 R3 R4। क्या कंडीशन होता है बताइए तो? R1 अपॉन R2 बराबर R3 अपॉन R4, ठीक है। तो एक्चुअली में ये किसका कंपेरिजन हुआ, रेजिस्टेंस का। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए तो, ये वाला ओम, ओम कर रहा है। ये काफ़ी बेसिक सा सवाल है, ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। वेरी गुड क्वेश्चन, बनाइए इसको। कल बोले थे ना क्वेश्चन के बारे में, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। रेजिस्टेंस, चलिए तो रेजिस्टेंस के बारे में अगर देखा जाए तो R इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन I, ये ना होता है। और V इक्वल टू क्या होता है, W/Q। पहले इसका यहाँ पर I, तो वर्क बाई चार्ज इंटू करंट। वर्क का डायमेंशन ml² T के पावर -2, चार्ज का डायमेंशन AT, करंट का डायमेंशन A एम्पियर, ml² T के पावर -2 है यहाँ, और यहाँ T ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -3 हो जाएगा, और A की पावर 112 -2। कौन सा ऑप्शन, ए। ml² T की पावर -3, A की पावर -2, ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में? चलो नेक्स्ट, इसको बना, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टिविटी। खिड़की ओपन कीजिए ना। क्या हुआ, क्या बंद करते हो उसको, पूरा ओपन करो। स्क्रीन में नहीं दिख रहा है क्या, ज़्यादा लाइट है? इसको बनाओ तो क्वेश्चन को, ज़्यादा आ गया लाइट ना, थोड़ा देर कस्ट काट लो, थोड़ा देर कस्ट काट लो, बंद कर दो। चलिए भाई, अभी हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टेंस का डायमेंशन ml² T के पावर -3 A के पावर -2 होता है। इसका यूज अगर हम करेंगे तो अभी हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस का डायमेंशन कितना आया है, ml² T के पावर -3 A की पावर -2 आया है, ठीक है। और क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डायमेंशन ऑफ रेजिस्टिविटी। याद है फॉर्मूला रेजिस्टिविटी का, क्या होता है, ρ = RA/L। वेरी गुड। रेजिस्टेंस का डायमेंशन ml² T के पावर -3 A के पावर कितना, एरिया का डायमेंशन L², और लेंथ का डायमेंशन L। तो क्या होगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, m L की पावर 2 और यहाँ 1 कितना हो जाएगा, 3 T की पावर -3 A की पावर -2। यहाँ 2 पावर है तो 1 पावर घटेगा ना। कौन सा ऑप्शन, ए। काफ़ी मिलता जुलता है। देखिए रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी का डायमेंशन में आप देखें एक ही चीज़ कॉमन था, यहाँ पावर 2 और 3 का, बाकी सब क्या था, समझना क्या, कोई डाउट? नेक्स्ट, SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी, ओम मीटर। क्योंकि रेजिस्टिविटी क्या होता है, ρ = RA/L। रेजिस्टेंस का ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, इसका मीटर, क्या हो गया, ओम मीटर। कौन सा ऑप्शन, वेरी गुड। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर कितना होता है इसका, इनफाइनाइट। कितना होता है इसका, इनफाइनाइट। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा वोल्ट मीटर उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट करके देगा। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उसका एक्यूरेसी उतना ही ज़्यादा होगा। और लेकिन इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो ही नहीं सकता है, तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस नहीं हो सकता, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, आइडियल। आइडियल वो होता है जो एग्जिस्ट करता ही नहीं है रियल में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर 0। इसका 0 क्यों होगा, एक्सप्लेन किया था ना कि जब किसी सर्किट में कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक है, और अपन ने बैटरी इसमें लगा हुआ, मान लो करंट इसमें जा रहा है,
ठीक है। तो अगर अपन इसमें आमीटर कनेक्ट करते हैं, इसमें कहीं पर भी करंट चेक करने के लिए, सपोज करो यहीं पर तुम कनेक्ट किया, ठीक है, आमीटर, तो इसमें जितना भी करंट जा रहा होगा, ठीक है, जितना भी करंट जा रहा होगा, अगर इसका करंट का रेजिस्टेंस कम हो, मतलब करंट को रोकने वाला अगर कम होगा, तो पूरा अमाउंट पास करेगा इससे, ठीक है। अगर इसका रेजिस्टेंस अगर 0 हो, तो जितना करंट इस सर्किट में फ्लो कर रहा होगा वो पूरा करंट पास करेगा, तब ना जाके ये मेजरमेंट कंप्लीट करके देगा। लेकिन ऐसा कोई मटेरियल ही नहीं हो सकता है जिसका रेजिस्टेंस कितना होगा 0, वो मतलब रियल में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ऐसा अमीटर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर ऐसा पॉसिबल हो पाएगा तो उसका नाम क्या होगा, आयोडीन। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। चलो नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ, बताओ इसको। क्या, कौन सा, एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या मापते हैं हम लोग, एनर्जी मापते हैं। मॉडर्न पूरा फिजिक्स पढ़ाए हैं, इसी का इस्तेमाल हुआ है। चलिए क्या था वैल्यू बताइए तो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर -19 जूल, याद है ना, तो जूल में है, ऐसे भी पता है क्या होगा, एनर्जी होगा। चलिए क्वेश्चन आप लोग धीरे धीरे पढ़िएगा थोड़ा, आप बोलिए। आराम से टाइम लीजिए और सॉल्व करिए, ठीक है। कितना होगा, 0। क्या बोला, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन इज 0। कौन सा लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ। ऐसे कैसे काम चलेगा। नेक्स्ट, एम्पियर आवर इज द यूनिट ऑफ, चार्ज। वेरी गुड, चार्ज, क्योंकि एम्पियर आवर है ना। एम्पियर होता है करंट के लिए, आवर होता है टाइम के लिए, और करंट इंटू टाइम बराबर क्या होता है, चार्ज होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। नेक्स्ट, पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट इज गिवन बाय V²/R, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको सॉल्व करने का स्टाइल बताते हैं। जब आपको ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज दिया हो तो कंडीशन हर हाल में सभी पर चेक करना चाहिए, ठीक है। हो सकता है बी सही हो, सी सही हो, ए सही हो, तीनों सही हो सकता है। तो ऑल ऑफ दीज जिसमें भी लिखा रहेगा सबको चेक करना चाहिए। लेकिन आपको मालूम है VR कभी होता ही नहीं है, V²R भी कभी भी नहीं होता है। तो इसलिए आंसर क्या हो गया, पावर, सुनिए पावर इज इक्वल टू कितना होता है, बोलिए, V इंटू आई। क्या होता है, V इंटू आई। V बराबर कितना होता है, I इंटू आर, I इंटू आई। अगर इसमें I²R दिया हुआ रहता तब वो सही माना जाता। तो इसीलिए जब ऑप्शन चारों दिया हो तो चारों चेक करिएगा। हालांकि इसका ऑप्शन क्या है, V²/R, क्योंकि V इज इक्वल टू कितना होता है, IR होता है ना। तो I इज इक्वल टू कितना होगा, V/R होगा। तो इसमें अगर पुट कर देंगे पावर के फार्मूला में, तो पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। आई कितना, कितना, V/R, तो कितना आ जाएगा, V²/R। अरे समझ में आ रहा है ना, कौन सा ए, ठीक है। नेक्स्ट, इसको सॉल्व करो। कौन सा बोल रहे हैं, कौन सा सही है, बी। क्या बोला आगे, गैल्वेनोमीटर इज इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज कैन बी मेजर्ड। किसको माप सकते हैं, कौन कौन। तो गैल्वेनोमीटर से क्या क्या माप पता है, करंट और उसका डायरेक्शन, करंट और उसका डायरेक्शन। कुछ इसी टाइप का होता है गैल्वेनोमीटर, जिसमें नंबरिंग लिखा रहता है, बीच में 0 रहता है ना, 1 2 3 लिखा रहता है, 1 2 3 लिखा होता है। 2 पॉइंट होते हैं, 2 वायर होता है ना, एक नॉब लगा होता है, यहाँ पे G लिखा हुआ रहता है। तो जब इसमें हम लोग करंट सप्लाई देते हैं किसी सोर्स से, तो अगर डिफ्लेक्शन इस तरफ हो रहा है और करंट का डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो डिफ्लेक्शन किस तरफ होगा, इस डायरेक्शन में। मतलब डायरेक्शन भी बता देगा कि किधर से किधर फ्लो कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही है। समझ में आया, कोई डाउट। देखिए जो आपको आता है बहुत फास्ट आंसर देते हैं, और जो नहीं आता है उसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खतरनाक क्वेश्चन है ये, 40 बनाओ। कौन सा सही है, अभी क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं। क्या बोला कि फॉर कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, अमीटर को क्या क्या चाहिए, कम रेजिस्टेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्शन मस्ट बी डन। तो जब हम गैल्वेनोमीटर में क्या चीज़ करते हैं, गैल्वेनोमीटर में उसके साथ पैरेलल में, उसके पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस जिसका नाम क्या होता है, शंट नाम होता है। अगर उसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं तो जब किसी सोर्स से करंट जो आ रहा होता है, करंट के लिए नियम है, करंट क्या कहता है कि हम उसी रास्ता से जाएंगे जिस रास्ता में बाधा कम होगा।
ये नहीं होता है, मतलब जहाँ पे रेजिस्टेंस कम, यही बात ना है। तो करंट कहाँ से फ्लो करना चालू कर देगा? यहाँ से, लो रेजिस्टिव सर्किट से पास करेगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका कि शंट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? इसको क्लास में किया था ना। चलो नेक्स्ट 47, इसको बनाओ उसी टाइप का है। फॉर कन्वर्जन ऑफ, ये एमीटर लिखा गया, यहाँ वोल्ट मीटर होगा। सेम क्वेश्चन हो जाता नहीं तो क्या, टाइपिंग का दिक्कत है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि गैल्वेनोमीटर को अगर हम कनेक्ट करेंगे, किसमें, गैल्वेनोमीटर में क्या कनेक्ट करें कि वो वोल्ट मीटर बन जाए। तो भाई साहब ये है गैल्वेनोमीटर, और जब इसमें क्या सीरीज में जब एक हाई रेजिस्टेंस ऐड कर दिया जाए, एक तो बहुत बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। हाई रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे तो बहुत बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। अपने आप उसके बीच का मेजरमेंट कहाँ दिखा देगा? इस डिस्प्ले पर। तो क्या होगा आंसर इसका? हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। समझ में आया कि नहीं? कौन सा ऑप्शन? नेक्स्ट, चलो इसको सॉल्व करो। इसको ओरली सॉल्व नहीं कर हो पाएगा, कॉपी सॉल्व कीजिए, कॉपी पे सॉल्व कीजिए। हो गया सॉल्व? वेरी गुड। ऑप्शन नंबर सी, सी सही है। देखते हैं बना के। चलिए यहाँ देखिए, हेलो, 2 और 2 ओम का क्या लगा हुआ है पैरेलल में। तो यहाँ पे 2 ओम का एक रजिस्टर है और 2 ओम का रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो इसका क्या होगा? 2 × 2 / 2 + 2, यही होता है। R1 × R2 / R1 + R2, तो 4/4 कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ हो जाएगा 1 ओम। इसके बाद क्या कनेक्टेड है? एक रजिस्टेंस 2 ओम का, और नोटिस कीजिएगा यहाँ पर फिर से मिला 2 और 2 ओम का। उससे पहले एक और 2 ओम है। लीजिए भाई साहब, यहाँ हो गया 2 ओम, और 2 और 2 मिला के कितना हो गया पैरेलल में? तो 1, और यहाँ पे कितना मिला? 2। सभी को ऐड कर लीजिए, सीरीज में हो गया ना। 2 1 3 2 5 7 8 2 10। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। बना लिए थे? तो ऐसा क्वेश्चन भी आने का चांसेस रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देख लो, जिसको भी समझ में आया कि नहीं। ये दोनों क्या था पैरेलल में, तो कैलकुलेट कर लिए। ये दोनों पैरेलल में था तो कैलकुलेट कर, बाकी सारे ही सीरीज में होते हैं। नेक्स्ट 1 फराड, ऑप्शन नंबर लाइट आया हुआ है ना। तो एक्चुअली मैं सुनिए, Q = होता है C × V। तो C बराबर कितना? Q/V। Q चार्ज होता है क्या चीज़ में? कूलम में। और V वोल्ट होता है ना, कूलम बाई। ऑप्शन नंबर, ठीक है। नेक्स्ट, सिंगल पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। तो क्या बोला कि इन केस ऑफ सिंगल पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कैसा? रेडियली आउटवर्ड। तो जब पॉजिटिव चार्ज के केस में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 90 डिग्री पे, कितना डिग्री पे? 90 डिग्री। तो इसी को बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड। आउटवर्ड डायरेक्शन में ये होता है रेडियली आउटवर्ड। कौन सा ऑप्शन? बी। चलो इसको बनाओ दो, तब तक हम देख लेते हैं। इसको भी देखते रहना। इन केस ऑफ लाइक चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड डैश, ठीक है। तो जब सेम टाइप का चार्ज होता है ना, तो उसके बीच में एक प्रेशर डेवलप हो जाता है। कौन सा प्रेशर? लेटरल प्रेशर बोलते हैं उसको हम लोग। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए साइन ऑफ डाइपोल मोमेंट। क्या क्वेश्चन दोबारा आ गया क्या? कूलम × मीटर। ऑप्शन नंबर डी। कैसे बनाते हैं? P = Q × 2L। चार्ज का डायमेंशन कूलम, डिस्टेंस का मीटर, कूलम मीटर। ये सब क्वेश्चन को तो टिकने भी नहीं देता तुम लोग। चलो क्वेश्चन का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। चलो ये डी, दिल्ली। चलिए क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। तो अगर ये डाइपोल हो तो इसके सेम एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है कितना? K × 2P/R3। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। क्या बोला कि अगर डाइपोल है तो उसके इक्वेटोरियल लाइन पे, किस लाइन पे? इक्वेटोरियल पे, ठीक है। कितना होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड?
KP बाई RQ। ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। ठीक है, चलो नेक्स्ट सी ऑप्शन। क्या बोला? ई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ये ना क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, इसका होता है K इंटू 2P बाई RQ, इसका KP बाई RQ। क्या होगा, कितना बचेगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको पढ़ के बनाओ। सी बोला, हेलो हेलो शांत हो जाइए। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, तुम ना शॉर्ट में मार के निकल जाओगे। क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपने को मालूम है कि टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा होता है। क्या होता है? PE साइन थीटा। इसका फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, क्रॉस में लिखेंगे साइन थीटा है तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा? P क्रॉस E। ऑप्शन नंबर सी। और ये सब बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉस लॉ। चलिए, तो क्या बोला? टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 1/ε0। आपको यही देखते ही मात्र लगा होगा गॉस ही होगा। तो क्या था उसका फॉर्मूला कि फाई इज इक्वल टू Q इंटू 1/ε0। इसी को अपन बोलते हैं गॉस लॉ। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट 58। 10 और बचा है। चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या ऑप्शन सही होगा इसका? बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्योंकि क्या होता है? E बराबर माइनस dV बाई dr। सही है, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। चेंज इन पोटेंशियल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है और जेड भी हो सकता है। नेक्स्ट, ये सब सवाल में कोई दम नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नो 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 नो, नहीं जल्दी जल्दी में आंसर नहीं देना। क्या आंसर होगा इसका? देखा हर का नतीजा क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड ऑफ कंडक्टर कांस्टेंट कितना होता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं E इज इक्वल टू होता है dV/dr। नहीं होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोला? इनसाइड ए कंडक्टर, इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है तो dV/dr बराबर कितना हो जाएगा? 0। आज जिस चीज़ का डिफरेंशिएशन 0 है हर हाल में वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ऑप्शन नंबर सी। इसीलिए ना बोलते क्वेश्चन पहले क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि सोचे कि यहाँ देखे कंडक्टर और यहाँ देखे 0, वैसा काम नहीं करना है। हरवेला तो गेला बहुआ। नेक्स्ट, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। कौन सा सही है? सी बी। हेलो सी बी कर रहा है, रुको। क्या बोला? कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। अगर अर्थ एक कैपेसिटर हो तो स्फेरिकल कैपेसिटर होगा। स्फेरिकल कैपेसिटर कैपेसिटी कितना होता है? 4πε0 इंटू R। 4πε0, सुनिए, हेलो शांत हो जाइए। 1/4πε0 वैल्यू कितना होता है? 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यही ना होता है? चलिए, तो इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। तो इसी का उल्टा है ये, तो कितना हो जाएगा ये? 1/9 इंटू 10⁹ और रेडियस अर्थ का कितना दिया हुआ है? 6400। किलोमीटर मतलब कितना होता है? 10⁻³ मीटर। समझ में आया? सबको यूनिट्स को देखिएगा तो आपका आंसर फैराड में आएगा। सॉल्व करिए इसको, कितना आएगा? 64/9 और 3 2 गया 10 की पावर 5 और 10 की पावर माइनस में 9, कितना आएगा? 7.11 गुने 10 की पावर -4, इतना फैराड। ऑप्शन नंबर बी। हड़बड़ाना नहीं है भाई, थोड़ा भी समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेंशियल एनर्जी ऑल। क्या बोला? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का स्टोर्ड एनर्जी 1/2 CV²। अगर मान ले हम तीनों फार्मूला सही है इसका, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही, इसलिए आखिर में क्या दिया? ऑल ऑफ डी। क्योंकि क्या होता है? 1/2 CV²। अगर हम लोग Q इज इक्वल टू होता है कितना? C इंटू बी। अगर हम इसको पुट कर दें भी की जगह पर इसमें, तो Q के टर्म्स में निकल के आ जाएगा। और जब हम लोग C अगर Q बराबर अगर C भी पुट कर दें, कितना पुट कर दें? नो, अगर हाँ C के जगह अगर Q/V अगर पुट कर दें तो आपको ये वाला फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो तीनों ही फॉर्मूला निकल के आ जाएगा सेम टू सेम। ऑप्शन डी हो जाएगा। समझना क्या? नेक्स्ट ये बनाओ 62। ऑप्शन नंबर क्या बोला कि इफ D इज द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड एयर एज अ मीडियम हाउस में
तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा? तो होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, यही ना होता है। ए एरिया होता है और डी डिस्टेंस होता है दोनों प्लेट के बीच का, ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस डी और प्लेट का एरिया ए, ऑप्शन नंबर ए। सब बना लिया था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम छोटा सवाल आया रेजिस्टेंस का, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ओम्स लॉ, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 मिनट और, कौन सा? इफ n आइडेंटिकल रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो ऐसा है कि R इक्वल कितना होगा? अगर सभी आइडेंटिकल है तो R प्लस R अप टू n टर्म्स R इंटू n, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कौन सा? सी, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसी को बोलते हैं कि जो हीट प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के स्क्वायर के, प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, और प्रोपोर्शनल होता है कि कितना टाइम इसको लगा है। तीनों का टाइम क्या निकल जाएगा? आई स्क्वायर आर डेल्टा टी। इसके पहले और क्वेश्चन छूट गया था क्या? तो इसके बाद बनाइए ये वाला। कौन सा सही है? अच्छा पहले ही बताओ कौन सा लॉ का यूज होगा इसमें? करंट लॉ, राइट ना। जंक्शन लॉ इस्तेमाल। देखिए इस जंक्शन पे कितना आंसर बोले आप लोग? 20 एम्पियर, ठीक है। 20 बोले हैं, 20 सही है इसका, लेकिन पहले इसको देखते हैं बनेगा कैसे। 10 इनकमिंग है, ये भी इनकमिंग है और ये भी इनकमिंग है। सम ऑफ इनकमिंग करंट बराबर आउट गोइंग, कितना हो गया? 10 8 18 18 2 20 एम्पियर। इनकमिंग हो गया 20 एम्पियर और आउट गोइंग कितना है? I1। ये तो जोड़ देंगे सीधे आंसर आ जाएगा। हो गया। और क्वेश्चन? सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। इसका आगे क्वेश्चन नहीं है। कैसा लगा सेशन? ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। चलो तो फिर अगला किसका चाहिए अब कौन कौन चैप्टर का? 4 5 का। चलिए ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, फिर क्वेश्चन आंसर होगा नेक्स्ट। और जो वीडियो देख रहा है भाई तुम लोग भी कर लेना।